Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो हे पीपल, दिस इज योर विजय हेयर। और बहुत अच्छा रहा पहला सेशन हमारा वीडियो का। दोस्तों, क्लास 12 का अब हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है कोल्ड वर्ल्ड वॉर। इससे पहले हमने वीडियो का पहला पार्ट अपलोड कर दिया है, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। दोस्तों, आपने अगर पहला पार्ट नहीं देखा है सो यू गाइज फर्स्ट वॉच फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, अदरवाइज यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस पार्ट। क्योंकि दोस्तों, जो पहला पार्ट है चैप्टर का वो बिल्कुल बेसिक है, जो चैप्टर के बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। तो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि कैसे जो वर्ल्ड वॉर था, कोल्ड वॉर था, उसमें फ्रेज बांटे गए थे। तो अब हम दूसरा फ्रेज पढ़ने जा रहे हैं, इसका दूसरा स्टेज पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी वजह से कोल्ड वॉर बढ़ा। ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए हो सकता है दोस्तों क्योंकि इसमें ऐसा कांड हुआ था जिसकी वजह से सही मायने में जो यूएसएसआर था और यूएसए थे वो आपस में एक दूसरे से लड़ने ही वाले थे। लेकिन बस ये था कि सिचुएशन जो थी अंडर कंट्रोल हो गई और इसकी वजह से हम काफ़ी हद तक वॉर लड़ने से बच गए थे और हमारा भी कहीं ना कहीं इसमें नुकसान होता, यानी कि इंडिया का भी इसमें नुकसान होता, लेकिन कहीं ना कहीं वो बच गए। तो सेकंड फ्रेज की अगर बात कर ली जाए तो दोस्तों, सेकंड फ्रेज में आप देखेंगे कि उस समय पे यूएसएसआर के सबसे बड़े हेड जो थे वो निकिता खुर्शेव थे, क्योंकि जोसेफ स्टालिन, अभी आपने जो पहला फ्रेज देखा था उसमें जोसेफ स्टालिन हेड थे। 1955 से पहले की कहानी है, 56 से पहले की कहानी है और जोसेफ स्टालिन का टाइम पीरियड उस समय का था। लेकिन दोस्तों, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु के बाद निकिता खुर्शेव को यूएसएसआर का हेड चुन लिया जाता है। तो जब यूएसएसआर का हेड चुन लिया जाता है तो सारा कामकाज उन्हीं के हाथ में आ जाता है। जबकि अमेरिका के अंदर अब हैरी ट्रूमैन नहीं रहे, अब आइजनहावर करके ड्विट आइजनहावर जो है वो आ चुके थे। तो दोस्तों, अब ना इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है, इन दोनों के बीच में जो बातचीत चलती है, वही इसके अंदर है। थोड़ा सा आइजनहावर का, जो ड्विट आइजनहावर है, उनका टाइम पीरियड भी बदल जाता है। दूसरी जगह पे फिर नए और व्यक्ति आ जाते हैं, जिससे आप JF कैनेडी के नाम से जानते हैं, वो नए राष्ट्रपति बनते हैं। लेकिन इस बीच जो कोल्ड वर्ल्ड वॉर था उसने बहुत गर्मा गर्मी वाला माहौल बना दिया था। जैसे आप समझ सकते हैं, सबसे पहले 1953 के अंदर सबसे पहले यूएसएसआर एक ऐसी कंट्री थी जिसने फर्स्ट मॉलिक्यूल टेस्ट करा था। मॉलिक्यूल टेस्ट करने का मतलब ये हो गया कि जो कंट्री मॉलिक्यूल टेस्ट कर लेती है दोस्तों, तो वो कंट्री परमाणु बम भी बना सकती है। तो दोस्तों, जब मॉलिक्यूल टेस्ट करा गया ना, तो यूएसएसआर की कंट्री ने पूरे देश को हिला डाला था, पूरी कंट्री को हिला डाला था कि मॉलिक्यूल टेस्टिंग यूएसएसआर के द्वारा हो रही है। इससे अमेरिका जो है दोस्तों, उसके मन में कहीं ना कहीं इंटेंशन उसकी ये रही कि यूएसए की इंटेंशन ये रही कि यूएसएसआर उनसे आगे निकलना चाहता है। तो इसीलिए इस इरादे की वजह से ये जो शक पैदा हो रहा था यूएसए के दिमाग में कि यूएसएसआर अगर मॉलिक्यूल टेस्ट कर सकता है तो परमाणु बम भी एक न एक दिन बना लेगा। तो परमाणु बम बनाने का मतलब ये होता है कि एक परमाणु बम लॉन्च करने से पूरी दुनिया ख़त्म हो सकती है। जिसका एग्जाम्पल दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं यूएसए ने जब नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर बम डाला था तो आप उससे ही समझ गए होंगे, है ना। तो दोस्तों, उसी बीच फिर क्या करा गया, यूएसए के द्वारा ये करा गया कि उन लोगों ने सीटो लॉन्च कर दिया था। क्योंकि उन्होंने 1953 के अंदर ये करा था तो अमेरिका ने उसके जवाब में सीटो लॉन्च कर दिया 1954 के अंदर। तो सीटो के बारे में आपको पहले ही पता है, ये उसका सिंबल है। और सीटो शुरुआती समय में दोस्तों सीटो लॉन्च हुआ, फिर बगदाद पेट लॉन्च हुआ, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा ही। बगदाद पेट आप देख सकते हो, इसमें से इराक अलग हो गया था, इसी वजह से इसका नाम सेंटो पड़ा था। और बाद में ये जब ख़त्म भी हो गया था क्योंकि कुछ नेशन इसमें कॉपरेट नहीं कर पा रहे थे, इसी वजह से यूएसए के द्वारा इसे बंद कर दिया गया था। तो ये याद रखिएगा कि ये जो सीटो है दोस्तों, वो यूएसए के द्वारा लीड करा जा रहा था, ना ही कि यूएसएसआर के थ्रू, यानी कि ना ही कि सोवियत रशिया के थ्रू। अब इसके जवाब में कहीं ना कहीं यूएसएसआर को भी जवाब देना था, क्योंकि इतने टाइम से जो यूएसए था वो मिलिट्री अलायंस कर रहा था। लेकिन क्या यूएसएसआर शांत बैठेगा दोस्तों? नहीं। उन्होंने भी कहीं ना कहीं वार्सो पैक्ट कर दिया, जिसे हिंदी में आप वारसा संधि बोलते हैं। उन्होंने वारसा संधि करा दोस्तों, और वारसा संधि का मेन मोटो यही था कि वो पूरी तरीके से पीस लाना चाहते थे और अपनी जो समाजवादी आइडियोलॉजी थी उसको बढ़ाना चाहते थे। इसीलिए ये वारसो पैक्ट लाया गया था दोस्तों। और इसका मेन मकसद क्या था? कॉरपोरेशन करना और म्यूचुअल असिस्टेंस करना, मतलब आर्थिक सहायता देना या आपसी सहयोग करना।
ये वो सभी कंट्रियाँ इनके साथ आएगी दोस्तों जो कंट्रियाँ कहीं ना कहीं यूएसए के साथ नहीं थी, जो कंट्रियाँ यूएसएसआर के विचारधारा को मानती थी या ज़ोर ज़बरदस्ती करके उन कंट्रियों को बुलाया गया होगा, तो उन कंट्रियों ने यूएसएसआर का साथ दिया। तो दोस्तों अब यहाँ पे कलेक्टिव डिफेंस का एक मुहिम छेड़ा गया था, क्योंकि यूएसएसआर ने भी कहा था कि जो कंट्रियां हमारे साथ आएंगी उन कंट्रियों को राहत दी जाएगी और उन कंट्री को ये कहा जाएगा कि वो सभी कंट्रियां जो हमारे साथ आएगी उनको कलेक्टिव डिफेंस मिलेगा, मतलब हमारे पास भी जो आर्मी होगी वो आपकी बचाव करेगी। तो इस तरीके से एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप होती है। आप देख सकते हैं ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप कहाँ पर होती है, 14 मई 1955 में पोलैंड के एक शहर यानी कि वहाँ की कैपिटल वार्सो के अंदर होती है। पोलैंड भी कंट्री जो थी दोस्तों वो वार्सा पैक्ट के अंदर इन्वॉल्व थी, यानी कि वो कहीं ना कहीं यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को मानती थी। तो यहाँ पे यूएसएसआर जो है उसने पूरी तरीके से वार्सो पैक्ट करा और दोस्तों ये भी ख़त्म हो गया था एक टाइम पीरियड पे जब यूएसएसआर ख़त्म हो गया था पूरा का पूरा। अब यहाँ पे टाइप्स जो है ये एक मिलिट्री अलायंस था, ये मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया। इसका हेडक्वार्टर मॉस्को के अंदर है जो पोलैंड के अंदर है दोस्तों, ये याद रखना। तो अगर इसकी शुरुआत की बात देख ली जाए तो दोस्तों शुरुआत में ट्रीटी ऑफ वार्शो का नाम दिया गया था। पोलैंड के अंदर इसकी संधि करी गई थी 14 अगस्त 1955 के दिन और उस समय पे पूरी तरीके से वार्सो पैक्ट के नाम से ही जाना गया था। पोलैंड की राजधानी है तो पोलैंड तो इसमें इन्वॉल्व होगा ही, साथ में अल्बेनिया है, बुल्गारिया है, चेकोस्लोवाकिया है, ईस्ट जर्मनी है, हंगरी है, रोमानिया है, ऐसी बहुत सारी कंट्रियाँ थी जो इनके साथ उस समय पे इस अलायंस में आई थी। लेकिन दोस्तों हेड कौन था, हेड था सोवियत यूनियन यानी कि सोवियत रसिया या आप सोवियत संघ बोल सकते हैं। उस समय पे हेड यही था क्योंकि ये चलाया गया था 1955 के टाइम पीरियड में। लेकिन आपको पता है कि 1955 के बाद 1956 में तो कौन आ गया था, हमारे निकिता खुर्शेव आ चुके थे। कहाँ पे, यूएसएसआर के अंदर। तो जब निकिता खुर्शेव आ गए दोस्तों तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे जो आइडियोलॉजी है, आप लाल कलर देख सकते हैं, ये लाल कलर जितना फैलेगा उतना ज़्यादा यूएसएसआर की आइडियोलॉजी बढ़ेगी और जितना ज़्यादा ये ब्लू कलर फैलेगा उतना ज़्यादा दोस्तों ये यूएसए की यानी कि कैपिटलिस्ट की आइडियोलॉजी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये कंट्रियां पूरी कोशिश कर रही थी कि हमारी आइडियोलॉजी सारी कंट्रियां मान ले। इसी वजह से आप कह सकते हैं कि जो वॉर था दोस्तों ये कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजिकल वॉर था। तो अब यहाँ पे बहुत सारे सीन होते हैं जिसमें आपस में एक दूसरे से लड़ सकते थे लेकिन नहीं लड़े, जैसे कि कोरियन क्राइसिस हुआ था। कोरियन क्राइसिस में साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की बात हुई थी। तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के टाइम पीरियड पे भी इन्होंने अपोजिशन पार्टियों का एक दूसरे से साथ दिया था। बर्लिन क्राइसिस हुआ था जिसमें दोस्तों 1958 से 62 के बीच में बहुत तगड़ा वॉर चला। वॉर क्या मतलब, सिचुएशन ऐसी चली कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सकता था। कॉन्गो क्राइसिस हुआ था 1960 के दशक में। मतलब बहुत सारे ऐसे सीन हुए थे जहाँ पे यूएसए और यूएसएसआर आपस में लड़ सकते थे, बट ऐसा सीन नहीं हुआ, इसीलिए तो इसे शीत युद्ध की संज्ञा दी गई थी। अब दोस्तों 1961 ना एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें बर्लिन वॉर खड़ी हुई थी। बर्लिन वॉल आपको पता है सिटी ऑफ बर्लिन के अंदर ही, और बर्लिन कहाँ है मैंने आपको वीडियो के पहले पार्ट में दिखा दिया था। अब यहाँ पे वेस्टर्न पावर और ईस्टर्न पावर आपस में एक दूसरे को ये दिखाना चाहते थे कि हमारी शक्ति तुमसे ज़्यादा है और इसीलिए हम नहीं चाहते कि तुम्हारी आइडियोलॉजी हमारे देश के अंदर आए, है ना। इसकी वजह से यहाँ पे किसने ये दीवार किसने खड़ी करी थी दोस्तों, ये दीवार निकिता खुर्शेव ने खड़ी करवाई थी, जो बहुत ही ज़्यादा बुरी बात थी। अगर निकिता खुर्शेव ये दीवार खड़ी करवा रहे तो इसका सिंपल सा मतलब ये था कि वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके ये दिखाना चाह रहे हैं कि यूएसए की आइडियोलॉजी हमारी कंट्री के अंदर ना आए। तो बर्लिन जो उस समय पे मिली हुई ज़मीन थी इनको, किस समय पे, जिस समय पे जर्मनी हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार चुका था। लेकिन इसका विरोध करा गया था, ये मैंने पहले ही बताया था कि अमेरिका ने इसका कड़ा विरोध करा था और दोनों ही सैनिक उन बर्लिन के दीवारों के आसपास खड़े हो गए थे कि कब वॉर होगा, कब सैनिक आपस में लड़ पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों सिचुएशन कंट्रोल हुई, और इससे भी बुरी बात तो दोस्तों जब हुई थी जब क्या कहते हैं 1962 के अंदर सोवियत संघ ने क्यूबा को एक मिलिट्री अड्डा बना दिया था, सैनिक अड्डा बना दिया था, सैनिक मिलिट्री बेस बना दिया था। और दोस्तों क्यूबा जो है ना, आप क्यूबा देखेंगे अमेरिका से बिल्कुल सटा हुआ एक, मैं बोल सकता हूँ टापू वाला देश है, आइसलैंड वाली कंट्री है, जो बिल्कुल क्या कहते हैं अमेरिका से सटा हुआ देश है। तो उस समय पे राष्ट्रपति JF कैनेडी
अब आइजनहावर नहीं रहे थे, 1962 के अंदर JF कैनेडी जी आ चुके थे। JF कैनेडी के हक्के बक्के उड़ गए। उन्होंने कहा कि यार क्यूबा के अंदर USSR की मिसाइल लॉन्च हो जाना या सैनिक अड्डा बन जाना वो हमारे लिए बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि क्यूबा से वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं किसको दर्द पहुंचा सकते हैं, अमेरिका को डायरेक्टली हिट कर सकते हैं और उनका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ख़राब हो जाएगा। और दोस्तों क्यूबा के अंदर बहुत लंबे समय से क्यूबा क्राइसिस चल रहा था और क्यूबा क्राइसिस को जीतने वाले हमारे ये व्यक्ति थे जिन्होंने कहीं ना कहीं USSR के निकिता खुर्शीफ का साथ दिया था। दोस्तों इनका नाम क्या है, इनकी पिक्चर आपने बहुत देखी होगी, ये बहुत फेमस व्यक्ति हैं। उस समय में क्यूबा की सपोर्ट लेने वाले व्यक्ति USSR थे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं अमेरिका से डर था। अमेरिका और क्यूबा की आपस में नहीं बन रही थी, इसलिए लंबे समय से क्यूबा के अंदर वॉर चल रहा था, सिविल वॉर जैसे सिचुएशन हो रही थी। और सिविल वॉर के बाद दोस्तों क्यूबा आज़ाद भी हो गया था, लेकिन अमेरिका के अंडर से ही वो आज़ाद हुआ था। अमेरिका से वो इनसिक्योर फील कर रहा था, इसीलिए उसने USSR का हाथ लिया। और जब USSR का साथ लिया तो दोस्तों USSR ने अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके उन्होंने क्यूबा के अंदर सैनिक अड्डा बना दिया। और सैनिक अड्डा जब बनाया गया दोस्तों तो अमेरिका ने क्यूबा की नाकेबंदी करनी स्टार्ट कर दी। उन्होंने कहा कि भाई अगर USSR अपना सैनिक अड्डा बना देगा और यहाँ पे मिसाइल विसाइल रख देगा तो सिंपल सी बात है वो अमेरिका को ठेस पहुँचा सकता है और अमेरिका को डायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है। तो आप मैप से ज़्यादा अच्छा समझेंगे, ये मैप आप देख सकते हैं, ये क्यूबा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्यूबा के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, उस समय पे जो हेड थे वो क्या कहते हैं, क्यूबा के हेड जो थे मतलब USSR के हेड जो थे वो तो क्या कहते हैं निकिता खुर्शीफ थे, पर क्यूबा के हेड दूसरे थे जिसे आप राउल कास्त्रो बोलते हैं, ठीक है। राउल कास्त्रो और फिदेल कास्त्रो दोनों में अंतर है। फिदेल कास्त्रो उस समय पे हेड थे कहाँ के, क्यूबा के, और क्यूबा की राजधानी जो है हवाना थी। हवाना के अंदर इन मिसाइलों को तैनात करा गया था, किसके द्वारा, फिदेल कास्त्रो के द्वारा। फिदेल कास्त्रो वही थे जिसने USSR के प्रीमियर यानी कि USSR के हेड निकिता खुर्शीफ की मदद करी थी और उन्होंने वहाँ पे सैनिक अड्डा बना दिया। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे सैनिक अड्डा बन जाएगा तो उनका न्यूयॉर्क है, उनका वाशिंगटन DC है, उनके मतलब और सिटीज़ है, मैक्सिको है, USA है, ऐसी टोरंटो है ना, बहुत सारे शिकागो है, बहुत सारी जगह है जो डायरेक्टली इफेक्ट हो जाएगी अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं मिसाइल लॉन्च हो गई तो, यहाँ से मतलब अगर मिसाइल लॉन्च होगी तो। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे क्यूबन सैटेलाइट के थ्रू देखा गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं US नेविल ने पूरी तरीके से इस ब्लॉकेज कर दिया इसे कि अगर यहाँ से USSR के लोग अपने मिसाइल लेके आएंगे और यहाँ पे सैनिक अड्डा बनाएंगे तो दोस्तों उन पे स्टेप लिया जाएगा, है ना, स्टेप लिया जाएगा। लेकिन उस समय पे जो मेन क्राइसिस था ड्यूरिंग कोल्ड वॉर वो बहुत खतरनाक था। दुनिया एक डर में जी रहा था क्योंकि विश्व का सबसे शक्तिशाली जो देश था वो उस पर अटैक हो सकता था। इसीलिए अखबारों में लिखा गया कि US ब्लॉक्ड क्यूबा टेल्स रश ले ऑफ, मतलब बताना है उसे रशिया को कि भाई इसे हटा दो, है ना। दुनिया जो थी उस समय पे एक संदेह में, एक फेर में जी रही थी। बट इस बीच दोनों पक्षों के बीच में बात होती है, दोनों पक्षों के बीच में बात होती है और ये बात होने के बाद तय होता है कि ठीक है बाद में मिसाइल जो है वो हटा ली जाएगी। तो खुर्शीफ ने दोनों पक्षों के माध्यम से एक मधुर एक मतलब एक कह सकता हूँ रिलेशन बनाया और 15 अगस्त से लेकर 1958 के बीच में उस समय पे फिदेल कास्त्रो ने वहाँ पे यात्राएं करनी चालू करी थी। लेकिन दोस्तों उन्होंने फाइनली 5 सितंबर 1963 के दिन मिसाइलें इससे पहले हटा ली गई थी और अमेरिका और USSR के और ब्रिटेन के बीच में मॉस्को के अंदर एक संधि हुई थी जिसे मॉस्को पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी बोलते हैं दोस्तों। उस समय पे संधि की गई थी। संधि इसलिए करी गई थी, सपोज मान लीजिए कि अगर USSR कल को दोबारा कहीं मिसाइल तैनात कर देता है तो USA को खतरा है और साथ में अगर USA जो है कहीं ना कहीं USSR के पास कहीं मिसाइलें तैनात कर देता है तो भी खतरा है, क्योंकि USSR को ये पता था कि USA ने भी कहीं ना कहीं उनकी सीमाओं के पास में मिलिट्री बेस बनाए हुए हैं। इसीलिए USSR ने दोस्तों क्यूबा का सहारा लिया और क्यूबा को सहारा लेते हुए उन्होंने क्यूबा के फिदेल कास्त्रो को भी बचा लिया और अपनी जो सैनिक पावर है उसको भी मजबूत कर दिया और अमेरिका को भी हिला डाला।
तो इस वजह से दोनों के बीच में ये संधि हुई। और दोस्तों ये आपकी बुक के अंदर स्पेशल लिखा हुआ है कि मेजर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज हुई, जिसमें सबसे पहले LTBT है। दोस्तों LTBT का मतलब ये क्या है, 5 अगस्त 1963 के दिन इसे ओपन करा गया। और फाइनली इसका मेन मकसद था कि कोई भी व्यक्ति जो है न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा, ना तो वो एटमॉस्फेयर में करेगा, ना तो वो आउटर स्पेस में करेगा, और ना ही वो पानी के नीचे करेगा। मतलब पूरी तरीके से जो टेस्ट थे उनको बैन कर दिया गया था, यानी कि ना तो USSR मॉलिक्यूल टेस्ट करेगा और ना ही USA मॉलिक्यूल टेस्ट करेगा। और 1963 के बाद दोस्तों यहाँ पे मॉलिक्यूल टेस्ट होने बंद हो गए। इससे जो पूरे विश्व को ख़त्म होने वाले जो हथियार थे वो बनने कम हो गए थे। अब जिन देशों के पास बने पड़े थे सिर्फ उन्हीं देशों के पास ये टेस्ट हो रहे थे या उसके बाद बंद हो चुके थे। इससे पहले तो टेस्ट हो रहे थे, लेकिन फाइनली इस ट्रीटी के बाद टेस्ट को बंद कर दिया गया था। फाइनली NPT होता है, NPT न्यूक्लियर नॉन प्रोपोर्शनलिफिकेशन ट्रीटी, जिसे परमाणु अप्रसार संधि बोलते हैं। अब ये क्या पढ़ा जा रहा है दोस्तों, इसे आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अगर मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी। लेकिन दोस्तों इसको 1970 के अंदर मार्च 1970 में लॉन्च करा गया। ये भी उन्हीं शक्तियों के द्वारा लॉन्च करा गया था जो बड़े बड़े नेशन थे जिनमें परमाणु हथियार पहले से बने हुए थे। उन्होंने ये कहा था कि विश्व भर के अंदर आप परमाणु हथियार को फैलाना नहीं है। मतलब जिन कंट्रियों के पास परमाणु बम बचे हुए हैं सिर्फ वही कंट्री जो है परमाणु बम रखेगी, और जिन कंट्री के पास परमाणु बम नहीं है उन कंट्री को बम नहीं बेचा जाएगा, और उन कंट्री को ये भी कहा जाएगा कि आप परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते। तो इनडायरेक्टली आप देख सकते हैं कि सिर्फ USA और USSR महाशक्ति बनी रहेगी, जो बिल्कुल गलत है। सो गाइज मेरा ये कहना है कि अमेरिका जो था और USSR था उसने कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी बनाई और आपस में युद्ध नहीं लड़ा, जो बहुत अच्छा था। अब दोस्तों इसमें इंडिया का क्या रोल रहा उसको हम वीडियो के तीसरे पार्ट में समझेंगे। वीडियो का लास्ट पार्ट होगा ये। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन द फाइनल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, और हम फाइनली चैप्टर खत्म कर देंगे। सो वीडियो कैसी लगी, जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं कमेंट ज़रूर करेगा। तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।